नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे के नाम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी घबराए हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में जो बिहार में कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आई है उसे कैसे देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से मुद्दों को बड़े मुद्दा बनाने के लिए या एक ख़ास मुद्दे पर अपने पार्टी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। बिहार भारत की राजनीति में और राजनीतिक बदलाव के केंद्र के रूप में देखा जाता है। कभी भी भारत में सरकार की सत्ता पलट हुई है तो उसमें बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कयास जताया जा रहा है कि संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा लोगों को अपराजेय लग रही है, क्या उसे बिहार की नई राजनीति जो कास्ट सर्वे के इर्द गिर्द घूम रही है पराजित कर पाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार से हैं सुधांशु शेखर, जो जेएनयू के NSY यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड स्टूडेंट लीडर हैं। और हमारे साथ हैं यूपी के समाजवादी छात्र सभा के नेता विजय पाल जी। वैसे इनका अपना एक मिनट का परिचय खुद दे देंगे। पहले सुधांशु जी आप बताइए, आपका नाम, आप किस सेंटर में यहाँ PhD कर रहे हैं और आपका राजनीतिक छात्र नेता के रूप में पद क्या है? मैं यहाँ स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में PhD कर रहा हूँ और मैं वर्तमान में NSCI का यहाँ पे प्रेसिडेंट। हाँ विजय जी। मैं जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज़ में PhD कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और अभी यहाँ पे समाजवादी छात्र सभा का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने इस शो में दो लोगों को क्यों लाया है। सीधा सवाल है कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट भारत के सभी राज्यों के मामले में सबसे पहली बार बिहार में ही आया है, इसीलिए बिहार से एक नेता का होना ज़रूरी था। और उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है कि जिसके बिना ऐसा कहा जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव कोई भी जीते, इतनी बड़ी सांसदों की संख्या जीतकर उत्तर प्रदेश से आती है कि वहाँ का मत, वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सुधांशु जी से। सुधांशु जी, आप NSY के नेता भी हैं, आपकी पार्टी बिहार में अलायंस में भी है। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार कास्ट सर्वे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कास्ट सर्वे का सवाल जो है, कास्ट जातिगत जनगणना का सवाल बहुत लंबे समय से इस देश में चलता आ रहा है। चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद एक बहुत अहम सवाल लोगों के सामने था कि जिन जातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, उन्हें सचमुच में उस आरक्षण से कितना लाभ हुआ है, इसको कहीं ना कहीं एक रिकैलकुलेशन की ज़रूरत थी। और मुझे लगता है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना आई है, उनकी संख्या के आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे पॉलिटिकल पावर में, और ये सारी चीज़ों को एक उसका सर्वे होना बहुत ज़रूरी था। तो अभी जो है जातिगत जनगणना में संख्या तो गिनी जा चुकी है, इसके बाद ना आगे हो सकता है कि इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, मुझे इससे उम्मीद है। और ये एक बहुत बेहतर कदम है बिहार सरकार का। सुधांशु जी कह रहे हैं कि इसकी बहुत ज़रूरी थी। आइए पूछते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से आने वाले विजय जी से, जो समाजवादी छात्र सभा के नेता हैं। इनसे पूछते हैं कि जो बिहार के राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को, क्या आपको लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर राजनीति कर रहे हैं? जब लोकसभा में उनकी हालत ख़राब है, किसी भी मुद्दे पर भाजपा को कुल मिला के चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, क्या कास्ट सर्वे जो बिहार में किया गया है, यूपी में अभी उसकी बात नहीं हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के 2022 विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी कास्ट सर्वे की बात हुई थी। हाँ। और लंबे समय से ये मांग रही है। 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, उस समय भी हमारी मांग थी कि इसके आंकड़े जारी किए जाएं। और
बिहार में या लोकसभा में हालत खराब होने की बात है। लोकतंत्र है, कभी किसी की सीटें होती हैं, कभी नहीं होती हैं। एक समय जैसे कांग्रेस की 2 सीटें थीं, एक समय कांग्रेस की 2 सीटें, सॉरी भाजपा की 2 सीटें थीं। हाँ। एक समय पे लोकसभा में हमारी सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री थे। तो समय समय की बात है, लोकतंत्र में कोई संख्या में कम हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दे पे व्यक्ति खड़ा रहता है। व्यक्ति का अपना मुद्दा है, व्यक्ति का अपना एक विचार है, एक विचारधारा है। तो उस मुद्दे के साथ हम खड़े हैं। हमारा ये मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और हमारी पार्टी की भी ये मांग है, और सामाजिक रूप से भी हमारी ये मांग है। आप सबको पता होगा, अगर जो जनगणना, भारत की जनगणना या आंकड़े को लेकर जो काम करते हैं, उन्हें पता है कि आखिरी बार पूरे भारत में जो जनगणना हुई थी वह 1931 का ही हुआ है, जो पूरे भारतीय स्तर पर हुई थी। और पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक नीतियां बन रही थी वो उसी 1931 के जनगणना के आधार पर बन रही थी। उसके पास, हमारे पास कोई भी पुख्ता जनगणना जैसा कोई आंकड़ा नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 2011 में कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए, यूपीए 2 के रहते हुए जनगणना तो करवा लिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स को बनाने के लिए कहा गया था कि उसमें सिलसिलेवार ढंग से, कोटिवार किसकी संख्या अधिक है, क्या है। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस से एक बड़ी गलती हो गई कि जिस कास्ट सेंसस को उनको पब्लिसाइज करके, पॉलिसी फ्रेम को प्रोजेक्ट करके चुनाव में जाना था, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में कि वो यूपीए 3 में आएंगे ही, शायद उन्होंने उसको नहीं किया। और यही आधार है कि उसी सेंसस के आधार पर, जिसे कांग्रेस ने करवा रखा था 2011 तक, मोदी जी ने भी एक रोहिणी कमीशन का गठन किया है, जिसका आधार वही जनगणना है जिसे कांग्रेस ने करवाया था। हम सुधांशु जी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस से 2011 में चूक हुई कास्ट सेंसस की बात नहीं करने से? देखिए, सवाल ये है कि कई बार कांग्रेस की सरकार ने जब वो जनगणना कराई थी, उसके बाद उनके कई सारे सहयोगी दल जो है, उन्होंने कहा कि वो जो है डेटा त्रुटिपूर्ण है, उसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक डेटा है, तो इसलिए उसको रिलीज़ करना सही नहीं होगा। कांग्रेस उसको उस समय भी रिलीज़ करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस समय कई सारे उनके सहयोगी दल भी उसके खिलाफ थे। तो ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी मांग अभी भी है कि अगर सच में अगर मोदी जी ने रोहिणी कमीशन उसी डेटा के आधार पे ही बनाया है, तो हमारे नेता कई बार ये बात कह भी चुके हैं कि आप अगर 2011 के जनगणना को ही रिलीज़ करिए, अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो उसको रेक्टिफाई करके रिलीज़ करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर जनगणना हुई है, संख्या गिनी गई है, तो आप उसको रिलीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके रिलीज़ किया जा सकता है, डेटा क्लियर भी किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम्स होगा उसको वो करके। इस मामले में मेरा कोई मानना नहीं है कि कांग्रेस जो है उस समय भी अपनी पोजीशन पे थी और आज भी अपनी पोजीशन पे है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस आज भी मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जातिगत आधार पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिलना चाहिए। विजय जी से हम पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर और बसपा पर मुख्यतः आरोप रहता है कि वो नहीं चाहते हैं कि गठबंधन की बात हो तो कांग्रेस का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़े। लेकिन कास्ट सर्वे के मुद्दे के बाद से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जहां संसद में ओबीसी के मुद्दे को उठा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी तो ओबीसी की पार्टी ही मानी जाती है, तो क्या कास्ट सर्वे के इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी जगह देगी या जगह नहीं देना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, फिर से वही बात है, लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है। तो हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे जाति जनगणना हमारा मुद्दा है, अगर कांग्रेस उसको मानती है तो कांग्रेस भी वो मांग उठाए। देखिए, इन्होंने, विजय जी ने कहा कि सपा का मुद्दा जाति जनगणना है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि 1990 के बाद से जब उत्तर भारत की राजनीति बदली तो लगभग बिहार में तो सीधे 30 साल से समाजवादी दलों की सरकारें हैं और लगभग कुछ साल छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कमोवेश ऐसी ही स्थिति थी। तो क्या समाजवादी पार्टी का यह दावा कि वो जाति जनगणना जैसी ज़मीनी राजनीति कर रहे थे, जिसका कोई सबूत अभी तक नहीं है, तो क्या आप समाजवादी पार्टी का बचाव कर रहे हैं? पहली बात, जाति जनगणना या जनगणना का जो विषय है वो केंद्र का विषय है, तो राज्य सरकार के अधीन नहीं था। तो जब हम केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे थे या जब समर्थन बाहर से नहीं दे रहे थे, तो हर दौरान हमारी मांग थी कि जाति जनगणना की जाए। राज्य सरकार जाति जनगणना नहीं कर सकती है। अभी बिहार सरकार ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लिया, उसके लिए बधाई, लेकिन
आपने देखा कि उसकी राह में कितनी बाधाएं आई, लीगल उसमें अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो जाति जनगणना राज्य सरकार करा भी सकती है। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी सिचुएशन आई कि जब पता लगा नहीं होगा तो बिहार सरकार ने कर दिया, लेकिन जाति जनगणना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी ने रोक के रखा या पार्टी ने नहीं किया, पार्टी के पास वो अवसर नहीं था, लेकिन पार्टी ने इस बार ये घोषणा की थी 22 में कि अगर हम आएंगे तो इसका कुछ अल्टरनेट मॉडल, जैसे कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में, ऐसा कुछ लेके आएंगे। बाकी इसमें लीपापोती का कोई सवाल नहीं उठता। कास्ट सर्वे के बाद से एक नारा जो बहुत ही मशहूर है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या संख्या नेतृत्व का निर्णय कर सकती है? सुधांशु जी यादव जाति से आते हैं, इनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया गया है 14%। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि 14 भी कम दिखाया गया है। कमोबेश हर जातियों का यही आरोप लगा है कास्ट सर्वे पर कि मेरी जाति का रिप्रेजेंटेशन कम दिखाया गया है। चिराग पासवान तो आक्रोश में आकर वो अनर्गल बयान भी, ऐसा लोग कह रहे हैं कि चिराग जी अनर्गल बयान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को लगता था कि दलितों में पासवान की जाति की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन जो वहाँ पे मोची यानी चमार जाति के लोग हैं वो भी लगभग पासवान के बिल्कुल बराबर ही पाए गए हैं, और 0.5 में ही दोनों में फ़र्क है। क्या सुधांशु जी आपको लगता है कि अधिक संख्या होना अच्छे नेतृत्व पैदा करने की गारंटी होती है? देखिए, सवाल अगर आपका ये है तो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, सर तोले नहीं जाते हैं। तो संख्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अभी तक है देश के अंदर, उसमें संख्या का महत्व तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अगर चुनाव होंगे और 100 वोट होंगे तो उसमें जिसको 51 वोट मिलेगा वो विजयी घोषित होगा, जिसको 49 मिलेगा तो उसको नहीं मिलेगा, वो सरकार नहीं बना सकता। तो संख्या का महत्व तो है। दूसरी चीज़ ये कि गारंटी तो, नेतृत्व की गारंटी तो अल्पसंख्यक भी है तो वो भी गारंटी नहीं दे सकता, और बहुसंख्यक है वो भी गारंटी नहीं दे सकता कि वो अच्छा नेतृत्व लाएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से रिसोर्स जनरेट करने का अगर मसला हो, अगर रिसोर्स जनरेशन का मामला हो तो उसमें तो, और अगर रिसोर्स को हम बराबरी में बांटने की बात करते हैं, जब समाज में बराबरी की बात करते हैं, गैर बराबरी को ख़त्म करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वहाँ पे संख्या के हिसाब से जो है उसका रिप्रेजेंटेशन तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है कि उसमें तो आपको जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, वो चाहे रिसोर्स के मसले में हो, रिप्रेजेंटेशन के मामले में हो, जिस तरीके से भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि गारंटी ये नेतृत्व का नहीं हो सकता कि हाँ जो उस बहुसंख्यक आबादी से चुन करके आएगा वो एकदम सही निर्णय लेगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी आबादी के अनुपात में उसका जो हक बनता है, उस जाति का, उस समाज से आने वाले, उस समुदाय से आने वाले व्यक्ति का, उसको वो मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो 27%, अभी कुछ समय पहले इंडियन एक्सप्रेस में कुछ सालों पहले श्यामलाल यादव की एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि जो 27% का जो कैप है, जो 27% रिजर्वेशन जो ओबीसीज को मिला है, वो 27% रिजर्वेशन भी फुलफिल नहीं किया गया है अभी तक। हालांकि बिहार में तो कैटेगराइजेशन है कि 2 कैटेगरी में ओबीसी को ही बांट दिया गया, एक ईबीसी और एक ओबीसी। इसमें यादव का भले 14% है, लेकिन टोटल ईबीसी जातियों को अगर आप देखें तो उसका 34 से 36% के आसपास 36% जो है उसका आंकड़ा दिखाया गया है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उस समुदाय का अनुपात तो ज़्यादा हो जाता है। तो उसको भी इस लोकतंत्र में अगर उसकी भी आबादी गिनी जाएगी और उसको एक क्युमुलेटिव वे में देखा जाएगा तो उसको भी, उस कम्युनिटी को भी बेनिफिट है, उस कैटेगरी के लोगों को भी बेनिफिट है कि वो भी लोकतंत्र में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। क्योंकि वोट की ताकत सबके पास एक ही है, चाहे वो राजा का वोट हो, चाहे तो वो किसी आम आदमी का वोट हो, सबके वोट का ताकत एक ही है। तो एक वोट सबके पास है, तो उसके हिसाब से वो अपनी लोकतंत्र में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। विजय जी से पूछना चाहेंगे, इनके बारे में मैंने कहा कि ये यादव जाति से आते हैं, 14% आया है। विजय जी, आप किस जाति से यूपी में आते हैं और बिहार के सर्वे में वो कितना % है? गढ़ीरे चाहता हूँ, बिहार के सर्वे में लगभग आधा %, 0.6 के आसपास 0.6 है। चलिए इनसे सीधे ही पूछ लेते हैं, क्या आपके समाज में परिवारों में बात होती है, गाँव घर में बात होती है, वरांदे में बात होती है, शादी विवाह में घर जाते हैं, आपको क्या लगता है जो पिछले 30 साल की राजनीतिक उभार के बाद जो एक बड़ा आरोप यादव राजनीति पर लग रहा है, यादवों के नेतृत्व पर जो सवाल उठाए जाते हैं कि यूपी हो या बिहार हो,
मुलायम सिंह यादव या लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद से क्या ओबीसी के खास जाति को ही राजनीतिक लाभ पहुंचा है, बाकियों को नहीं पहुंचा है? मैं उम्मीद करता हूं आप ईमानदारी से जवाब देंगे। नहीं, लाभ पहुंचने का सवाल नहीं है कि किसको पहुंचा। सवाल ये है कि ओबीसी आरक्षण के बावजूद भी कुछ समाज पीछे रह गए, तो उनकी अपनी डिमांड है, उनकी अपनी मांग है। जैसे मैं खुद भी उसी समाज का हिस्सा हूं जहां पे जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है, चाहे कोई भी पार्टियां हों या फिर सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षा है, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जैसे गडरिया, नाई, कुम्हार और भी नट, बंजारा और डीबीसी जातियां हैं कुछ, और कुछ डीबीसी बता दीजिए। जैसे डीबीसी जातियां जो जिन जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन वो उसी तरह के समाज से आती हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, या फिर जो क्रिमिनल ट्राइब्स जिनको पहले कहा जाता था उनको डिनोटिफाइड किया गया, तो वो जातियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व कम है, वो बाकी जातियों से कॉम्पीट करने में सक्षम नहीं है खुले कॉम्पिटिशन में, तो वो पीछे रह गई हैं। उनका मुद्दा है और ये मांग होती रहती है कि उसी अनुपात में आरक्षण की मांग होती है। समाजवादी पार्टी की मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी और हमारे नेता ने स्पीच में भी कहा कई बार कि अगर हमारी सरकार बनी तो जाति जनगणना करा के उसके आसपास कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाएगा। लोहिया ने कही थी जब समाजवादी पार्टी और विचारधारा की स्थापना और नींव भारत में डाली जा रही थी, तो लोहिया ने कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू पर और उनकी पूरी राजनीति पर हमलावर होते हुए कही थी कि समाजवादी का मतलब वो लोग होते हैं जो पिछड़ों के लिए, जो समाज में दबे कुचले हैं, उनके लिए लड़ते हैं। आपको वो नारा लोहिया का याद होगा कि रानी के खिलाफ मेहता रानी को उतारने का जज्बा पहली बार भारत में अगर किसी विजनरी नेता के पास था, उस नेता का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। उन्हीं राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था समाजवादी का मतलब जाति नहीं जमात की बात। इस कास्ट सर्वे से आपको नहीं लगता है जिस प्रकार से हर एक जाति को लग रहा है कि जानबूझकर उनकी जाति की संख्या को कम आंका गया है, तो इससे जाति की राजनीति मजबूत होगी या जमात की राजनीति मजबूत होगी? दोनों के लिए सवाल है, एक एक करके। किसकी संख्या कितनी है ये इग्नोर करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। सॉरी। जैसे जो समस्या है, पहले जो बीमारी है, बीमारी का आप पता लगाएंगे तब इलाज करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि बुखार है कि डेंगू है कि क्या है, और कोई दवा नहीं दे सकते हैं ना आप, तो आपको पता होना चाहिए। और किस जाति की संख्या कितनी, जब हम जमात की बात करते हैं तो अलग अलग जातियां जो बटी हुई हैं वो भी जमात में एक साथ आ सकते हैं। जो पूरा देश है, हिंदुस्तान जो विविध देश है, तमाम तरह के काम करने वाले लोग हैं, तमाम तरह से रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो एक साथ आ सकते हैं। यही जो विचार जो समाजवाद का है कि पूरे समाज को एक साथ आना है, अलग होने के बाद भी एक साथ आएंगे। और जमात का जब आप निर्माण करेंगे तो किसकी संख्या कम है, किसकी ज़्यादा है, सबको एक साथ समायोजित करने का प्रयास करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे, और यही जमात का कॉन्सेप्ट है। जैसे जातियाँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जातियाँ हवा में नहीं हैं। जैसे कोई कुम्हार है, उसको मिट्टी चाहिए, कुम्हार अपना जो बनाएगा कुच्चड़ मटका उसको किसी को देगा। कोई भुजवा है, वो ही हो सकता है वो भी भूजे, मटका ले जाएगा, वो दाना भूजेगा। तो समाज एक तरह से जुड़ा हुआ है। तो जमात की बात इस तरह है कि आपका जो काम है उससे जुड़ी हुई जातियां जो हैं वो आपके सबसे करीब हैं, लेकिन अल्टीमेट एजेंडा यही है कि जो आपसे जुड़ी हुई जातियां नहीं हैं, जो करीब नहीं हुई हैं, उनको भी एक साथ इकट्ठा होना है। एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की बात करनी है कि जहाँ पे जिनके हित एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे के हित की हकमारी के लिए तैयार नहीं होगा। सुधांशु जी, जाति या जमात? देखिए, सवाल जैसा बहुत सही सवाल है भैया। आपका ये कहना है कि जाति जो है, जातिगत चीज़ें जब निकल करके आएंगी, जाति की संख्या जब गिनी जाएगी तो उसमें जातीय भावना को उभारा जाएगा। आपका सवाल इस चीज़ पे है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग अलग जातियों के बीच में एक समझदारी भी है, उनके बीच में एक पॉलिटिकल अलायंस भी क्रिएट होगा इसी के थ्रू कि हाँ ठीक है, हमारी संख्या इतनी है, तो अगर एक अलायंस बनेगा, एक सरकार को बनाने की जब प्रक्रिया शुरू होगी, लोकतंत्र में जब चुनाव होंगे, तो उस दौरान एक अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस भी बनेगा, और जो जातियाँ आपस में एक पॉलिटिकल अलाई होंगी वो एक साथ आकर के अपनी स्थिति को सुधारने के लिए संघर्ष करेंगे। और जैसे कि आप देखिए कि ओबीसीज़ के अंदर
जैसे अगर आरक्षण को ही, उस कैटेगराइजेशन को हम देखें तो 7.5% ST, 7.5% SC, 27% OBC, कुल मिलाकर के जो है इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन हुआ है, अगर उसमें देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस जो OBC के लोग जो हैं उन सब को, आपने एक सवाल इससे पहले किया था कि हाँ कुछ जातियां जो हैं वो उसमें डिप्राइव्ड रह गई OBC रिजर्वेशन आने के बावजूद भी, एकदम वाजिब सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि 27% की जो आबादी का जो हक है, जो 52% या 63%, अभी तो मिलाकर के टोटल 84% गिन रहे हैं कि उनका जो है संसाधनों पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि जो OBCs की संख्या जितनी है, क्या वो 27% के कैप में फुल हो पाएंगी पूरी तरह से? और दूसरा सवाल ये है कि 27% का जो रिजर्वेशन का जो कैप है, क्या वो भी फुल हो चुका है पूरी तरीके से कि हाँ जो OBC के लोग हैं उन्होंने 27% जो उनका हक है वो ले लिया है पूरी तरह से, और उसमें जो है यादवों ने ज़्यादा कब्जा कर लिया है? ये भी एक सवाल अहम हो जाता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि बाकी जो जातियां जिनका जितनी संख्या होगी उस हिसाब से वो विद इन कैटेगरी में भी, जो विद इन कैटेगराइजेशन है उसके अंदर भी वो अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे। जैसे जो समाजवादी धड़े की राजनीति हुई और उसमें कुछ लोग जो पीछे छूट गए, वो उनसे सवाल तो ज़रूर करेंगे कि भाई हमारा जब इतना आबादी है तो हमारा हक कहाँ है, वो उसमें भी अपना हक मांगेंगे। और उसी हक मांगने की प्रक्रिया में वो एक अलायंस में भी जाएंगे कि नहीं हम ठीक है, आपको आपका हक मिलेगा, हम सब लोग मिल करके इस हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि OBC रिजर्वेशन के जो मंडल कमीशन की जो लड़ाई थी उसमें करीब करीब जितनी OBC जातियां थी सब साथ में सहभागी बन करके लड़ी, तब जा करके उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। उसके खिलाफ भी किस तरीके से चीज़ें चली ये सबको मालूम है। कांग्रेस के ऊपर भी आरोप बहुत सारे लगते आए हैं, इसमें मेरा कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी अपनी राजनीति को बदला है और कांग्रेस जो है वो आज सोशल जस्टिस के लिए बहुत मुखर होकर के आगे आ रही है। राहुल गांधी हर बार यही बात कह रहे हैं कि जितने भी सेक्रेटरी 90-98 सेक्रेटरी हैं उसमें सिर्फ मात्र 3 OBC जो है PMO में सेक्रेटरी हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपनी राजनीति में बदलाव किए हैं और वो बदलाव दिख रहा है। उनकी मांग जो है वो साफ साफ है कि भाई जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, उसको आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। इसमें कोई जातिगत भावना को उभारने का कोई मसला नहीं है। जैसे कि काशीराम जी को भी हम कोट करें तो उन्होंने कहा कि या तो आप जाति व्यवस्था खत्म कीजिए, नहीं तो जाति का इस्तेमाल हम अपने लोगों को संगठित करने में लगाएंगे। तो ये वाजिब बात है कि इसमें अगर आपको संख्या पता चलती है तो जातिगत जो सच्चाई है समाज के अंदर उसको भी ख़त्म करने में एक तरीके से ये सहयोगी हो सकता है कि हर इंसान जो है वो अपनी जाति को, उसके अपनी जाति के बारे में पता है, उसका एलाई कौन होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा। और ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, इसको हम सिर्फ पॉलिटिकल ही देख रहे हैं कि हाँ जाति सरकार बन जाना, सरकार बना देना, वोट कर देना, सिर्फ उतना तक ही मसला नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे एजुकेशन में हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, आज देखिए कि आप जा करके कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम में जो लोगों के साथ OBC या दलित जो भी हैं उनके साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे हैं, उन्हें लगातार NFS कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल, जबकि वो आप NFS का रोकूंगा, आपने बिल्कुल सही मुद्दे पे आप आ गए हैं। NFS का मुद्दा है, UPA 1 में भी NFS लग रहा था, UPA 2 में भी NFS लग रहा था। अभी भाजपा की सरकार आई है, इनका दावा है कि इनके शासन में UPA 1-2 के मुकाबले या RJD सपा बसपा के कम NFS लग रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और एक आलोचना की यह भी बात है कि आरक्षण का प्रतिशत चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, अगर कैंडिडेट के पहुंचने के बाद OBC कैंडिडेट, ज़्यादातर OBC पोस्ट पे ही NFS देखा गया है, तो जब अगर आप 27 से 97% भी आरक्षण दे दें, लेकिन जब कैंडिडेट पहुंचेंगे और वो पोस्ट NFS ही हो जाएगा, तो OBC समाज को ऐसे आरक्षण से क्या फ़ायदा? ये तो कास्ट सर्वे निरर्थक है बिहार का। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है कि NFS का जो प्रक्रिया चल रहा है या फिर चल भी रहा था, हम इसमें भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ एकदम लीपा पोती का एक तरीके से कि नहीं हमने सब कुछ सही किया है, ये सवाल बिल्कुल नहीं, ये इस तरीके का एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि चीज़ें हुई हों पास्ट में, सवाल ये है कि अब यहाँ से हमको आगे ले जाना है। जो गलतियाँ कांग्रेस ने की होंगी पूर्व समय में, पहले के समय में जो कांग्रेस ने गलतियाँ की होंगी, कांग्रेस सरकार ने गलतियाँ की होंगी, उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। उसको अब यहाँ से आपको अपनी राजनीति को कैरी फॉरवर्ड करना है, इसमें आपको ये समझदारी दिखानी पड़ेगी और शायद उसी को आगे देखते हुए चीज़ें निकल करके आ रही है कि जो है हमारे नेता और हमारी पार्टी जो बार बार ये बात कह रही है कि जिसको कहीं ना कहीं उन गलतियों को, वो अगर गलतियाँ हुई हैं तो उसको सीखा है उन्होंने। आज के समय में जो मसला ये दिखाया जा रहा है कि हाँ हमने कहीं से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा लोगों को भर दिया है, वो बिल्कुल बेतुकी बात है। सवाल ये है कि नौकरियों का जो
प्रतिशत जो आप मान लिया हम कह रहे हैं कि नौकरियां जहां पहले 500 निकलती थी उसमें हो सकता है कि 5 सीटें एनएफएस हो जाती हैं। आज जो है 50 नौकरियां निकल रहे हैं, उसमें 2 भी सीटें एनएफएस होंगी, तो उसमें तो फिर अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसको सवाल को देखेंगे आप, तो आपको लगता है कि 50 नौकरियों में आप मान लिया कि ओबीसी की सीटें, अब पहले 500 नौकरियां निकल रही है, उसमें ओबीसी की सीटें जो है 27% निकालेंगे तो 27 गुना 5 आया। आज जो है 50 नौकरियाँ ही निकल रही है तो उसमें 27 गुना आप 5 कर लीजिए, तो कहने का मतलब है कि नौकरियों की संख्या तो घट गई। अब उसमें 5 एनएफएस होगा और इसमें 2 एनएफएस होगा, इसमें 5 हुआ, इसमें 2 हुआ, लेकिन आप प्रतिशत के आधार पे देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन तब भी उसमें ज़्यादा था। उसमें भले हो सकता है कि एनएफएस का संख्या आपको ज़्यादा दिख जाए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन फिर भी वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आज के समय में जब नौकरियाँ ही ख़त्म कर दी जा रही हैं तो वहाँ आप एनएफएस करें या ना करें उससे क्या लेना देना है। 2 सीटें आप निकाल रहे हैं, उसमें कोई 2 ओबीसी आकर के बैठ गया, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग तो आज भी बाहर ही घूम रहे हैं। आज नौकरियों के लिए देखिए जा करके हायर एजुकेशन में क्या स्थिति है। तो उस तरीके से आप सवाल को आप जब देखेंगे तो आपको हर एक डायमेंशन में देखना पड़ेगा। मसला सिर्फ यही नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में एनएफएस हुआ, हो सकता है कि हुए होंगे 2, 4, 5 हुए होंगे, लेकिन आप सब ये भी देखिए कि नौकरियों की संख्या भी उस समय ज़्यादा थी, आज के समय में नौकरियों की संख्या कम है। तो वहाँ पर अब वो जो वर्ग जो है जो ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है वो तो और भी पीछे जा रहा है। तो ये हम बात कर रहे थे बिहार के कास्ट सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो भारत की राजनीति में एक भूचाल देखने को मिल रहा है। सारी पार्टियों के मन में आ गया है कि क्या लोकसभा 2024 का चुनाव जाति के इर्द गिर्द ही होने वाला है। हम बात कर रहे थे एनएसवाई के जेएनयू यूनिट प्रेसिडेंट सुधांशु शेखर जी और समाजवादी छात्र सभा के छात्र नेता विजय पाल जी से, और यूपी की तरफ पूरे भारत की नज़रें लगी हुई हैं। बिहार, ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार ने तो एक राजनीतिक बड़ा दांव चल दिया है, अब बारी यूपी की है। हम देख रहे हैं कि जितने भी केंद्र सरकार द्वारा पत्रकारों पे बड़े बड़े संस्थानों पे हमले हो रहे हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल भेजा गया है और भी कई हमले होने बाकी हैं, ऐसा मीडिया में चल रहा है। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि कास्ट सर्वे पे विमर्श न हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार संभव है केजरीवाल को भी जेल में डाल सकती है। लोग इस पूरे सिक्योरिटी एजेंसीज के हमले को ऐसे देख रहे हैं कि ये पूरा मुद्दा दरअसल कास्ट सर्वे से ध्यान भटकाने का है। इसी के साथ आप देख रहे थे जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ। मेरे शो में कास्ट सर्वे पे आगे क्या बातचीत होगी, जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भारत के बेहतरीन जो राजनीति, समाज, साहित्य को प्रभावित और आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसको आपके सामने लाता रहूँगा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।